अस्सलामुअलैकुम। समा पर सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। 2 घंटे की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर हम आपके साथ हैं, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के लिए भी बहुत ख़ास है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद यहाँ से आगाज़ करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान अमन और अमन पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है। जब हम ये ट्रांसमिशन करने लगे तो मैं सोच रही थी कि क्या बात की जाए, क्योंकि आप लोग तो लम्हा ब लम्हा ये देख रहे हैं कि जंग किस रुख पर बढ़ेगी और क्या नताइज दुनिया के लिए लेकर आएगी। आज का सूरज दुनिया के लिए पाकिस्तान की तरफ से अमन का तोहफा लेकर आया है, अमन का पैगाम लेकर आया है। दुनिया के इस खित्ते में गुज़िश्ता रोज़ जब सूरज गरूब हो रहा था, हम आपके साथ बात कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि कल क्या होगा, क्योंकि अमरीकी सुपर पावर के सदर की जानिब से ईरान की सिविलाइजेशन की तबाही का पैगाम दुनिया के लिए पोस्ट किया गया, जिसने डर, खौफ और तबाही का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया। मगर इस पूरी सूरत हाल में सब ये सोच रहे थे अगली सुबह का सूरज कैसा होगा, क्या दुनिया बदलने जा रही है, और फिर वही हुआ। गुज़िश्ता रात आधी रात के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक पैगाम पोस्ट किया गया। ये सब अचानक नहीं हो गया, इसके पीछे गुज़िश्ता करीबन महीने की वो काविश थी, खामोश सिफारतकारी थी, मौसर पैगाम रिसानी थी, हिम्मत थी, जुर्रत थी, अनथक कोशिश थी ये पैगाम पहुँचाने की कि जंग सिर्फ तबाही लाती है, किसी की हार किसी की जीत बहुत पीछे रह जाती है। जब वो पैगाम ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया, 2 बातें पूछी गई। अमेरिका से दरखास्त की गई कि 15 दिन की डेडलाइन दी जाए, बात को आगे बढ़ा दिया जाए, जंग को रोका जाए। ईरान से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खोल दिया जाए। पाकिस्तान ने अपना कंधा दिया, वो एग्जिट का रास्ता दिखाया, वो ऑफ रैंप दिया, जिसे दोनों जानिब से समझा गया, क्योंकि यहाँ से आगे नुकसान सबका था। और उसके बाद बारी बारी वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक एक कदम पीछे हटके पाकिस्तान की दरखास्त को ना सिर्फ तस्लीम किया गया, पाकिस्तान के किरदार की भी तहसीन की गई। और फिर आज सुबह का सूरज इस खित्ते में जब तुलू हुआ तो अमन का पैगाम लेकर आया, और वाशिंगटन और यूरोप में गुरूब होते हुए सूरज की जानिब से दुनिया के नक्शे पर बहुत सी तब्दीलियों का इशारा भी कर दिया गया, जब अमरीकी सदर ने यह तस्लीम कर लिया कि इस जंग बंदी में चाइना ने तेहरान को समझाने, बिठाने और पीछे हटाने में भी अहम किरदार अदा किया है। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि आज दुनिया जहां खड़ी है, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसकी अहमियत क्या है, क्या ये सब इतना ही आसान था, क्या पाकिस्तान ने जिस पीस डील को ब्रेक किया है, जो दुनिया के सामने ला के रखा है, उसके पीछे कितनी काविश थी और यहाँ से आगे का सफ़र कितना कठिन हो सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान साहब, जबकि तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी जॉन। बहुत शुक्रिया। सीज़ फायर है, यकीनी तौर पर वहाँ भी एक सुकून, कुछ अमन की बात हो रही होगी, कुछ तसल्ली हुई होगी आम आवाम के अंदर, पब्लिक के तासुरात क्या हैं, माहौल किस तरह का है? बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए, और आपको और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस के इतना एफर्ट्स करके इतनी अच्छी जो है वो डील ईरान के हक में, जो कि ईरान के सारे पॉइंट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान ईरान का आया कि कन्वे किया ईरान को कि सारी डिमांड्स ईरान जो है उसकी अमेरिका उसके ऊपर बात करेगा, उस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेगा। तो इट इज अ बिग स्टेप इंडीड। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी जैसे कि अमेरिका ने अग्री कर लिया कि ईरान की आर्म फोर्सेस ही उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगी और फी लेके जो है वो आगे भेजेंगी जिसको भेजेंगी। तो इट इज अ बिग स्टेप आई थिंक, और बहुत अच्छा हुआ है जो हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कॉशन भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लवान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ है और जवाबी कार्रवाई में इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं ईरान के। और एक तरह से अवाम जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है, डाउटफुल है कि क्या अमेरिका अपहोल्ड करेगा इस अग्रीमेंट को, क्या इसराइल अपहोल्ड करेगा इस अग्रीमेंट को। तो ये वो वाले सवाल है जो अवाम पूछ रही है, और अवाम अभी भी देख रही है। और ऑफिशियल्स ने भी जैसा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान था ईरान का, उन्होंने कहा है कि आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर। तो हमारी उंगलियां जो है वो ट्रिगर पे हैं, और कोई भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स या इसराइल की तरफ से मिसस्टेप होता है तो उसके ऊपर जो है वो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भी चीजें जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी कामयाबी ये भी हुआ। ठीक, दुरुस्त हो गया। और दूसरी तरफ ये भी है कि सीज फायर के अंदर से पॉजिटिविटी की बात बहुत हो रही है, क्योंकि जो ट्रंप की गुफ्तगू है, जेडी वेंस ने जो आके बात की है, वो तो बहुत ही एक ऑप्टिमिज्म के साथ बात कर रहे हैं, नतीजा खेज बनाना चाह रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं कि मुज़ाकरात को कंक्लूड किया जाए। फिर ट्रंप की जो ट्वीट्स अभी ट्रुथ सोशल पर सामने आ रही है, वो सबकी सब ये कह रही हैं कि वो चीज़ों को कंक्लूड करना चाह रहे हैं हर सूरत में, बेहतरीन तौर पर, फ्यूचरिस्टिक अंदाज में, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में। नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ही है और पॉजिटिवली ही चल रहा है। इंशाल्लाह पॉजिटिवली ही चले, दुआ यही है इंशाल्लाह कि पॉजिटिवली ही चीजें चलती रहे। पाकिस्तान ने बहुत
कोशिशें करके ये सारी चीजें की है और सारे तमाम फरीकैन जो है वो बात करने के लिए राजी हुए हैं, आमादा हुए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडीड, और पॉजिटिवली इंशाल्लाह होगा अगर अमेरिका और इसराइल कोई ऐसा इकदाम ना उठाएं जो इसको सैबोटाज करे। तो लेट्स लुक एट इट पॉजिटिवली इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, तेहरान से हमारे साथ थे और हमें आगाह कर रहे थे कि एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को आगे की तरफ ले जाने की यहाँ से कोशिश है और यही पाकिस्तान का किरदार रहा कि वो दो फरीक जो इस मामले में साथ हैं उनको आमने सामने बिठाया जाए, बात करें और सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। शहजाद चौधरी साहब, आज का सूरज तुलू हुआ तो पाकिस्तानियों के अंदर एक ऐसा फख्र कि हमने दुनिया को वो चीज़ डिलीवर की है जिसकी दुनिया को चाह थी, ख्वाहिश थी। ये क्या इतना ही आसान काम था? यह सब बहुत आसानी से कर लिया गया? ये सफारतकारी उन दो मुल्कों के दरमियान जिनकी आपस में बातचीत तक ना हो, ताल्लुक ना हो, जो आमने सामने जंग के माहौल में खड़े हुए हैं, ये गुज़िश्ता चंद हफ्ते खुद पाकिस्तान के लिए कितना टेंस थे और आज जो कंक्लूड हुए हैं कितना इत्मीनान है इस पर? मेरा ख्याल है इंसानियत को एक उम्मीद की किरण नजर आई हो, जहां पर एक सुबह इस तरीके से तलू हुई कि एक जो बुझती हुई शम्मा थी, ये नहीं पता था कि ये कहाँ पे जिंदगी खत्म होगी, कहाँ किस किस की जिंदगी को खुदा न खास्ता एहतमाम होगा, किन किन खत्तों के अंदर ये मामला जाएंगे, किस किस्म का हमला ट्रंप करने वाला है। कितना आसान होता है, हम भूल जाते हैं कि ट्रंप के इकदामात में से क्या क्या मुमकिन था। कितना आसान है कि हम फिर से रेट्रिक पे चले जाते हैं। किस तरह आसान है कि हम फिर से वो नारे लगाना शुरू कर देते हैं जिसने इस जंग को इतना भड़काया, और भूल जाते हैं कि कल शाम तक या आज सुबह तक क्या होने वाला था। उस खौफ से निकल के आज आपको अगर थोड़ी सी जिंदगी की उम्मीद मिली है, कोई एक कल के मुस्तकबिल की उम्मीद मिली है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उससे बढ़ के आपका सवाल पाकिस्तान का क्या रहा? पाकिस्तान खामोशी के साथ अपने काम पे रहा। पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया गया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, पाकिस्तान के अपने कहा गया कि अपनी हैसियत से बढ़ के मामलात की तरफ जा रहा है। मैं खुद उन लोगों में से ख्याल उनका शामिल था जिसमें इसने कहा कि थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलिए, आहिस्ता आहिस्ता चलिए। इसमें कोई शक नहीं कि एक नेक काम है, हमें इसमें जाना चाहिए, लेकिन क्या हमारा वो हेफ्ट है? और मेरा ख्याल है कि एक खामोश सफारतकारी, एक ऐसा अमल जिसके अंदर के हम उस काम पे लगे रहे, हमारे लोगों ने उम्मीद छोड़ी नहीं। आज मेरे ख्याल में 27 के मुस्तहिक हैं हमारी लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार, और हमारी गवर्नमेंट का रवैया अमूमी तौर पर, जिस बेशक उसमें हम खुद शामिल थे। हमारा ईरान हमारा पड़ोसी है, अगर आग वहां लगी हुई थी तो तपिश हमारे पास भी थी, लेकिन उस तपिश को ठंडा करना, उसको कम करना कितना आसान है। ईरान में बैठ के आज ये नारे लगाना कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। एहसास नहीं है कि ईरान के इस अमल की वजह से कितने लोगों को कितनी तकलीफ पहुंच रही थी। इसराइल और अमेरिका तो थे ही ऐसे, वो तो कर ही रहे थे। कल हम एक दो दिन से मैं कह रहा हूं इसकी कुंजी ईरान के पास है। वो कुंजी जिधर से भी चली, चीन की तरफ से चली, पाकिस्तान के कहने पे चली, लेकिन जैसा भी हुआ पाकिस्तान के लिए एक और दुनिया के लिए एक रास्ता निकला। पाकिस्तान आज मेरे ख्याल में कि उस तमाम सत्ताइश का, तमाम तारीफ का मुस्तहिक है, हमारी लीडरशिप उसकी मुस्तहिक है। और आज वो लोग जो बातें कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, खासतौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक वाले, मेरे ख्याल आज समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का जो पिछले साल 1.5 साल से जो एक तशख़्ख़ुस, एक कौम के तौर पे उभरा है, जिस तरीके से हम आए हैं, हम ना नारे मारने वालों में थे, ना हम उन लोगों में थे। हमने खामोशी के साथ अपना काम किया, सारी उम्र ऐसा ही काम किया, उसके नतीजे हमारे सबके सामने हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, यहां से आगे भी जो मामलात हैं हम आगे उसके बारे में भी जाके बात करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। और ये डुएबल है, ये करने वाला काम हो जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हो सकता है, ये किया जाना चाहिए और ये हो सकता है। और उसके बारे में लिखा भी, शहजाद साहब, ये जो सफारतकारी हुई ये कितनी हाई रिस्क थी पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बहुत ज्यादा इसको इंटरनेशनल भी टाइट रोप पर था पूरे का पूरा। इधर ईरान है, सऊदी अरब है, जीसीसी कंट्रीज हैं, ताल्लुक सबके साथ है, उधर सुपर पावर है, चाइना खड़ा हुआ है, हम तो सब तरफ से एक ऐसी पोजीशन में दुनिया हमें ही देख रही। तो ये कितना हाई रिस्क था और कितना हाई गेन हुआ है? आयशा, लोग नाराज हो गए हमारे साथ, मुमलकतें नाराज हो गई। उन्होंने हमें पैगामात भेजे कि तुम एक तरफ को झुके हुए ज्यादा नजर आते हो। उसके बावजूद हम अपने काम पे लगे रहे। आज उनको भी सुकून आया है, आज उनके यहां भी सेलिब्रेशन हो रही है, आज वो भी इस चीज के ऊपर फख्र कर रहे हैं कि खैर और शुक्र कर रहे हैं कि जंग बंद हो गई, उनके ऊपर आज हमले नहीं हो रहे। ये लोग अपनी सोच बदलेंगे पाकिस्तान के बारे में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक लॉन्ग, जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजी के तहत कोशिश की है कि हम इस खित्ते को अमन दिलवा सकें। और अब जरूरी है कि इस खित्ते को मिलके ही एक तरीके से इस माहौल को आगे लेके चलना है, जिसके अंदर के हमारी जो चपकलिश है, जो रंजिशें हैं, जो आपस के अंदर मसाइल हैं, उनको हल किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई छोटी बात नहीं थी जिस तरीके से कि हम इसको आगे लेके चले। और इस यकीनन इनको हमें कंटिन्यू करना है, हमें यहाँ रुक नहीं जाना।
हमारा काम असल में अब शुरू होता है। लोग कहते थे हम कॉन्ड्यूट हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, हम मीडिएटर नहीं है। अब पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पे सामने आया है, तो हमें अपनी तमाम तर कुव्वत जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छी मीडिएशन की एक एग्रीमेंट क्रिएट करने के अंदर। बिल्कुल मुमकिन है, हमने बार बार कहा भी, लिखा भी, बोला भी। मेरे ख्याल में बहुत सारे और लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अकल और समझ वाले हैं, उनको मिलके बैठना चाहिए और सिर्फ दो चार लोगों के बीच में नहीं, सबको मिलाइए, एक मामला बनाइए और कोशिश कीजिए कि एक ऐसा हम एग्रीमेंट तैयार करें जो हर एक को काबिल कबूल हो। और बिल्कुल पाकिस्तान की यही कोशिश रही गुज़िश्ता तमाम हफ्तों में कि सबकी बात सुनी जाए और एक दूसरे तक पहुंचाई जाए। सबको खुश नहीं किया जा सकता, मगर सबको इस बात पर लाया जा सकता है जिसमें सबके लिए पीस छुपा हुआ। ज़ैगम खान साहब, पाकिस्तान ने अपील की, ये बात पहले भी होती, गुज़िश्ता शाम इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कही कि पिछली शाम तक हम बहुत पुरुम्मीद थे, मगर फिर इजराइल के हमले ईरान में और ईरान का सऊदी अरब पर हमला, उसने हमें दूर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब की रात की ट्वीट एक ऐसी ट्वीट थी जिसमें कि दरख्वास्त थी कि खुदारा हमारा सहारा लें और इस सूरत हाल से बाहर निकलें, हम अब भी खड़े हैं दरवाजे खोल के अमन की जानिब। ये पाकिस्तान की जो सिविल अस्करी क़यादत का रोल है, इस वक्त दुनिया इसकी मोतरफ है, लेकिन इस कामयाब सफारतकारी के पीछे और कौन से फैक्टर्स हैं, जोग्राफियाई से लेके हमारी ताल्लुकदारी उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे? देखिए आयशा, पहले तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत ने यह तहिया किया था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रख देगा। हाय रे हसरत। दो चीज़ों का उसका तहिया था हाँ। कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट किया जाएगा और पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, और इस काम के लिए उसने साल हा साल अपना पूरा वेट इस्तेमाल किया और उसने अपने मुल्क में विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी। उसने ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को हमने मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया है, माशी तौर पर तबाह कर दिया है, और उसने कहा कि हम अब विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया के गुरु बन गए हैं। और मामला वहां पहुंचा कि आज हम विश्वा चाचू और विश्वा डार बने बैठे हैं। तो इट्स अ ह्यूज जर्नी। देखें, जाहिर है पाकिस्तान का जो ये वज़न है, जो सलाहियत है, एक दिन में नहीं बनी। इसमें पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो भी शामिल है, पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त है वो भी शामिल है, दहाइयों तक हमने जिन ताल्लुकात में इन्वेस्ट किया है वो भी शामिल है, जिस तरीके से हमने सफारतकारी इन दहाइयों में चलाई है वो भी शामिल है। मिसाल के तौर पर अगर ईरान पाकिस्तान पर एतबार कर रहा है तो ये ऐसे नहीं हो गया। बड़े तल्ख लम्हों में, बड़े सख्त लम्हों में जब हम नाराज़ हो सकते थे, हम नाराज़ नहीं हुए। बिल्कुल। हमने अपने अरब दोस्तों को, जिनके हमारे बहुत एहसानात थे जिनके हम पर, जिनके साथ हमारे बहुत स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, उनको बाज़ौक़ात हमने खफा करके भी ईरान के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया, ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ईरान की मदद करने की कोशिश की। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो थे उसको भी हमने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि ईरान को कोई नुकसान पहुंचे। आप देखें, इस तमाम अरसे में पाकिस्तान का सफारत खाना वाशिंगटन में ईरान के मफादात की निगहबानी करता है ऑफिशियली तौर पर। इसी तरह अरब मुल्कों से जो हमने ताल्लुकात बनाए, लेकिन मौजूदा दौर का जो ब्रिलियंस है डिप्लोमेसी का, वो ये है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया तब्दील हो रही थी, दुनिया एक तरह के निज़ाम से दूसरी तरह के निज़ाम की तरफ जा रही थी, और ख़तरा यह था कि हर कोई आपसे नाराज़ हो जाएगा, और कई लोगों के साथ ये हो रहा है। भारत के साथ क्या हुआ है? चीन नाराज़, रूस नाराज़, अमेरिका नाराज़। इन हालात में साहब, भारत की तो नीयत ही ठीक नहीं थी ना। हमारी नीयत तो दुनिया को पीस देने की थी। हमसे तो आज दुनिया का हर मुल्क खुश है, कोई एक फॉरेन ऑफिस नहीं जो अप्रिशिएट ना कर रहा हो सुबह से अब तक। यकीनन। और उसमें देखिए, उसमें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस वक्त जो 3 ग्रेट पावर्स हैं, पाकिस्तान ने तीनों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए हैं, जिनके एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान इस वक्त आइडियल पोजीशन में था। कोई दुनिया में दूसरा मुल्क इस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि वो ईरान को और अमेरिका को एक टेबल पर इस तरह बिठाए कि चीन को भी इस बात पे इत्तफाक हो, और रूस को भी इस बात पे इत्तफाक हो, और अरब मुल्कों को भी इस बात पे इत्तफाक हो कि हाँ ठीक है, इस टेबल पर ये दोनों बैठ सकते हैं। ये यूनिक था। उसके बाद जो एफर्ट की गई, जिस तमाम अरसे में जिस तरह की मेहनत की गई, जिस तरह की डिप्लोमेसी की गई, जिस तरह का वेट यूज़ किया गया, जिस तरह की कोशिश की गई, और इंतहाई खलूस नीयत से, उसकी वजह से ये कि हमारे अपने भी स्टेक है,
लेकिन जिन दूसरे मुल्कों के स्टेक हैं, जो दूसरे मुल्क नुकसान उठाएंगे, उनकी तकलीफ भी हमारे दिल को महसूस होती है। ठीक, ईरान पर बम गिरता है तो वो भी हमें दिल पे महसूस होता है। बिल्कुल। अगर यूएई पे कोई बमबारी होती है, मिसाइल गिरता है, तो वो भी हमारे दिल पे महसूस होता है और हमारी जेब पे भी महसूस होता है। दुरुस्त। हमारे इस तरह के मफादात हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक तारीखी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है, जो पाकिस्तान की पूरी जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है ठीक हो गया। उसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। हाई देखिए, पॉइंट है हिस्ट्री हमने 1970 वाला वो पॉइंट भी क्रॉस कर लिया है, जब हमने चीन और अमेरिका के दरमियान में सुलह कराई थी और डिप्लोमेसी कराई थी। अब हमने तो उसको भी जैगम क्रॉस साहब ने कर जिस तरह सिफारतकारी की तारीख को सामने रखा है आमिर साहब, तो दुनिया को सिफारतकारी पाकिस्तान से पढ़नी और सीखनी चाहिए। सदर ट्रंप गुज़श्ता कई महीने से फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और फिर शहबाज शरीफ को फेवरेट कहते हैं, बार बार जिक्र करते हैं। उनकी नज़र में पाकिस्तान की अहमियत हमारी अस्करी क़ुव्वत हो, भारत को शिकस्त देना हो, जोग्राफिया हो, रशिया चाइना से ताल्लुकात हो, ईरान अरब ममालिक से ताल्लुकात हो। किस बात ने इतना इंप्रेस कर रखा है कि हम ये डील ब्रोक कर पाए हैं गुज़श्ता दिन? आयशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मार्का मारा है ना पाकिस्तान में, मुझे इन ऑल ऑनेस्टी अपने ख्यालात को समेटने में मुश्किल पड़ रही है। और उसकी वजह ये है कि ये जितने मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स पाकिस्तान ने इतनी कामयाबी के साथ पुल टुगेदर किए हैं, ये मैंने हालिया दौर अदवार में दुनिया में होते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे चंद लफ्ज़ों में इसको समेटना होना आयशा, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी कामयाबी इस चीज़ में थी कि उन्होंने नर्व्स ऑफ स्टील दिखाए हैं इस सारे मामले के बीच में। बिकॉज ये एक तरफ से पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था, उसमें जो दोनों ममालिक की एक्सट्रीम पोजीशंस थी, एक तरफ तो वो थी, और दूसरी तरफ एक एक्टिव सबोटाज थी। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये पीस टॉक्स जो हैं या पाकिस्तान की जो सफारती कोशिश हैं, ये इनको एक एक्टिव हॉस्टिलिटी का भी सामना था। इज़राइल है, इज़राइल के हलीफ चंद ममालिक ऐसे थे कि जो कॉन्स्टेंटली इसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें बड़ा आसान था पाकिस्तान के लिए या तो मायूस हो जाना या झुंझला कर कोई ऐसी बात कर देना जो कि उसके रोल को कम करता, डिमिनिश करता है इसके अंदर। और वो नर्व्स ऑफ स्टील ही थी जो जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करने से रोका और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद की। अब आपका सवाल है कि ये कैसे पाकिस्तान के लिए मुमकिन हुआ। देखें, वो तो एक लतीफ़ा बना था ना इस जंग के बीच में कि जब दुनिया नाजुक मोड़ पर पहुंची तो पाकिस्तान पहले से वहाँ खड़ा था। अब देखते हैं कि उसका फ़ायदा क्या हुआ पाकिस्तान को। हमने आज तक दुनिया के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी रेलेवेंस जो है वो हमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स में नज़र आई है। 80 की दहाई में रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, उसके बाद 10 साल हम अपनी लोकल पॉलिटिक्स में उलझे रहे, जहाँ हर 2-2.5 साल बाद हुकूमतें बदल जाती, फिर वॉर ऑन टेरर, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, एक लंबी फौजी डिक्टेटरशिप। तो इन सारी चीज़ों ने पाकिस्तान को एक जो आई थिंक जो एक की लेसन पाकिस्तान जिससे वो सीखा है कि देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जगह तलाश करने की बजाय क्यों ना, बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर पावर, क्यों ना इसको अमन की फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन तलाश की जाए। अब ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन थी एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि 30 बरस से जिसकी ग्लोबल रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से रही हो, और जितनी कामयाबी से, देखें, एक तरफ हमने अपने आप को मिलिटरीली मजबूत किया, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, इकोनॉमिकली अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन सिर्फ मिलिटरीली अपने आप को मजबूत करने में इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि इतनी बड़ी शिफ्ट कर सके पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ। और मेरा ख्याल है यही वजह जी कि आज सारी दुनिया अगर सुख का सांस ले रही है और अगले 2 हफ्ते तक उसको उम्मीद है कि वो सुख का सांस लेती रहेगी, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह इससे आगे भी रास्ता निकलेगा। तो जब भी वो एक सुख का सांस लेता है दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में, तो उस सांस के अंदर पाकिस्तान की आवाज़ ज़रूर आती है। दुरुस्त हो गया जी, दुरुस्त हो गया आमिर साहब। नहीं है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से गुफ्तगू कर रहे थे। जितनी एफर्ट की गई और जो लोग साथ रहे, यानी अपनी टीम को उन्होंने सराहा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात की, इसहाक डार साहिब हैं, फिर ममालिक को सराहा, चाइना, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, GCC कंट्रीज़, साथ ही साथ इत्तेहादी जमातों, जितनी टीम मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, सबकी कारकर्दगी को, एफर्ट को, साथ रहने को सराहा। मगर एक ख़ास बात की कि जो एफर्ट की गई, अगर इसको किसी किताब की शक्ल में सामने लाया जाए, आइंदा नस्ल के लिए सबक होगा कि मायूसी की सूरत में भी मायूस नहीं होना है। एक आर्जी वो कह रहे हैं कि जंग टल गई मगर पायदार अमन ही ख्वाहिश है। शहजाद चौधरी साहब, ये जो पाकिस्तान का किरदार है, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ जब गुफ्तगू कर रहे थे ओवरवेल्म नजर आ रहे थे, उन्होंने शेर व शायरी भी की इसके अंदर और पाकिस्तान को कहा कि एक बदला हुआ पाकिस्तान है। यहां से आगे जो पाकिस्तान का किरदार है जिस पर आज दुनिया बात कर रही है, सिर्फ एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सिफारती ताकत के तौर पर पाकिस्तान यहां से इस्टेब्लिश हो रहा है, तो इसका चैलेंज कितना बढ़ रहा है? देखिए आयशा, मेरा ख्याल है कि जहां पर आप इतना एतमाद और यकीन जैसा झलक रहा था उनकी बातों से, साथ ही साथ उसके साथ एक और चीज़ अहम शामिल हो जाती है, वो अज़्म होता है। और वो अज़्म ऐसा है कि जिसने आपको और कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां पर कि अब किसी नैरेटिव की ज़रूरत नहीं है, जो आप खुद से ही एक नैरेटिव बन गए हैं। आपका जो एतमाद है वो नैरेटिव बन जाता है। आपको अब उस नैरेटिव को पूरा करना है। यानी हम बयानियों को ढूंढते हैं, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बयानियां दे दिया, आपके मुल्क की तकदीर और आपका मुस्तकबिल जो आपके हाथ में दे दिया। इस बयानिए को अब शक्ल देनी है। तो पहला काम तो यही है कि जो हमने अज़्म उठाया है, जो अलम बुलंद किया और जो जिम्मेदारी उठा ली, अब तो इसको पूरा करना है। और इसके लिए काम अभी से यकीनन शुरू हो चुका होगा और ये देखा जा रहा होगा कि दोनों अतराफ की जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल उनकी डिमांड्स हैं, उनको कैसे मैरी किया जा सकता है, उनको कैसे मिलाया जा सकता है, ताकि हम एक ऐसा वर्केबल सोल्यूशन ला सकें। 10 तारीख को जब ये लोग आएंगे उनके सामने एक ऐसा प्लान कि देखिए ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। 2, 3, 4 तरीकों से वो प्लान्स बना के उनके आगे रखे जाएं, ताकि वो उसमें से फिर जब आपस में बातचीत करेंगे, पहले शिकायतें होंगी, फिर उसके बाद आपस में बात होगी, फिर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ले दे होगा, कहीं गिव इन होगा, कहीं टेक होगा। इस तरह करके वो मामलात को किसी ना किसी तरफ लेके चलते रहेंगे। 10 तारीख को हर चीज हल नहीं होगी, लेकिन 10 तारीख को अगली मुलाकात का वक्त जरूर तय किया जाएगा। और यही वो कदम है जिनको के वजीर आजम साहब ने लेके चलना है, उस अज़म का इजहार जिन्होंने किया। तो तब हम कहेंगे कि हमारी इज्जत और पुख्ता बुनियादों पे कायम हो रही है। हम एक वो नज़्म और एक रास्ता बता रहे हैं जिससे कि हम अपने इस अंजाम को, इस हदफ को हासिल कर लेंगे, ताकि जब हम वो कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान को किसी जगह पे जाके, किसी सफारती जगह पे जाके कोई ऐसी बात हमें अपने रेट्रिक को इस्तेमाल करके आगे बयानियां बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपना मकाम बना चुका होगा, पाकिस्तान अपने रास्ते मुतय्यन कर चुका होगा। फिर जब हम खित्ते में जाएंगे, चाहे वो ईरान के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो या किसी और मुल्क के साथ हो, चाहे और चीन के साथ मिलके जाएंगे, तुर्की के साथ मिलके जाएंगे, तो हम उस तरीके से जाएंगे कि हमें लोगों को हम पे यकीन होगा, हम पे तमाद होगा। और फिर यही तरीका है कि हम खित्ते को और पूरे निज़ाम, देखिए आज भारत की बात की जा रही है, हम लोग खुद बात कर रहे हैं। भारत क्या है, मेरे ख्याल में आइसोलेटेड एक तरफ बैठा है ना। तो अब अगर आज वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ के चल रहा होता, पाकिस्तान के साथ मिलके चल रहा होता, तो हम सब इस सफर के इकट्ठे मुसाफिर होते। तो अब सबसे पहले हमें आज अपने खत्ते को ठीक करना है। इंशाल्लाह इसके थ्रू होगा, इसी से ही वो एक जैसे फलक्रम है, जो चेंजेस हैं, जो कैटलिस्ट होगा पाकिस्तान को बेहतर जगह पे ले जाने के लिए, इस खत्ते को बदलने के लिए, वो ये मामला बनेगा। और उसके बाद फिर हमें इसको वाइडर सर्कल में लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान का मकाम, वो सेंट्रलिटी जिसे हम कहते हैं जोग्राफियाई अहमियत, उस जोग्राफियाई अहमियत को इतनी पॉजिटिव, इतनी पुरअसर शक्ल देने के लिए हमें मौके मिल रहे हैं। इसको कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम इस पे बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और याद दहानी करवाते रहेंगे अपने लोगों को कि इस पे हमें पूरा मुकम्मल करना है। बेशक पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत बड़ी ताकत है। माजी भले कॉन्फ्लिक्ट से भरा हो, लेकिन आने वाला वक्त पीस और अमन है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए खड़ा है। यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श, हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज़ैगम साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, वज़ीर आज़म साहब ने भी बताया कि 10 तारीख को उनकी दावत पर अमरीकी और ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ से बात आगे चलेगी। शहजाद साहब ने कहा कि हमें अब इसे कंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी कहीं बढ़ गई है। पाकिस्तान, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक ब्रिज तो बन गया है, सिफारती पुल है। अशरों के झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, आपस में सफारतकारी भी दोनों की उस तरीके से नहीं है, आमने सामने मेज पर बैठ के बात भी नहीं हो रही।
इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में होने वाली ये सिफारतकारी ये सब बोझ उठा लेगी? एक स्पॉइलर, इजराइल मौजूद है मुस्तकिल इस वक्त जब हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, क्या हम मैनेज कर जाएंगे? आयशा, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ये 15 दिन में हल होने वाला मसला नहीं है। दुरुस्त। अगर टारगेट ये है कि कम्प्रीहेंसिव सोल्यूशन हो तो ये कई महीने और कई साल का मामला है और ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इस दरमियान में कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में रहना चाहिए। देखिए, ईरान पर पाबंदियाँ ईरानी इनकलाब के फ़ौरन बाद लगी थी 1979 में, जिसको 47 साल हो चुके हैं। उसके बाद जो बहुत शदीद पाबंदी हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक पाबंदी हैं, वो 2006 में लगी थी, उनको भी 20 साल हो चुके हैं। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा वक्फा आया था 2015 में, 3 साल के मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा हुआ था जिसमें ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जितने मुतालबात थे अमेरिका के, वेस्ट के, वो मान लिए थे और उसमें अमेरिका ने भी दस्तखत किए थे। उसके साथ चीन भी था, रूस भी था, बरतानिया भी था, जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, ये सब मुल्क शामिल थे। लेकिन फिर 3 साल के बाद 2018 में इन्हीं ट्रंप साहब ने उस माहदे को एक तरफ फेंक दिया, दोबारा से ईरान पर तमाम पाबंदियां लगा दी, पहले से ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगा दी और ऐसे में मुतालबात करने शुरू कर दिए जिनको ईरान नहीं मान सकता था। मसलन उन्होंने कहा कि आप मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल करो और न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करो। उसके बाद आप देखिए कि 2 बार जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो मुज़ाकरात के दरमियान में ईरान पर हमला किया गया और पिछले हमले के बाद इस बात को इस्तेमाल किया गया जो वक्फा था तैयारी के लिए और एक बार फिर हमला किया गया। तो जो इस वक्त ट्रस्ट है दोनों के दरमियान में वो बहुत ही कम है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सूरत हाल में ईरान का अमेरिका पे क्या ट्रस्ट होगा। और जाहिर है अमेरिका का तो ईरान पर ट्रस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे इसराइल खड़ा है और इसराइल ईरान को अपने लिए वजूदी ख़तरा समझता है और इसराइल का टारगेट ये है कि किसी ना किसी तरीके से ना सिर्फ ईरान का जो निज़ाम है उसको उल्टा जाए, बल्कि ईरान की पूरी रियासत को उल्टा के रख दिया जाए। बिल्कुल उस तरह उल्टा के रख दिया जाए जिस तरह इराक़ की रियासत को उल्टा दिया गया था, लिबिया की रियासत को उल्टा दिया गया था, शाम की रियासत को उल्टा दिया गया था। तो यहाँ आप देखिए कि खुद जो इसराइल है, जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है अमेरिकी सिस्टम में, अमेरिका की कांग्रेस में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, प्रेसिडेंसी पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, इतना शदीद इन्फ्लुएंस वहाँ के मीडिया में, थिंक टैंक्स में रखता है और वो सबसे बड़ा स्पॉइलर है। उसका इंटरेस्ट इसमें है कि पहले तो बात यह है कि मुआहदा ना हो, अगर हो जाए तो वो किसी तरह से ख़राब हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे पाकिस्तान नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि ये प्रोसेस शुरू हुआ, जंग रुक गई, दुनिया की मईशत जो है वो बहाली की तरफ दोबारा चल गई, बहुत बड़ी तबाही जो वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी तबाही आ रही थी, जो एक बहुत बड़ी इकनॉमिक डिप्रेशन आ रही थी। और ये इकनॉमिक डिप्रेशन उस तरह की थी जो 1929 में आई थी। आप तसव्वुर कीजिए 100 साल पहले जिस तरह की माशी तबाही आई थी वो आने वाली थी, वो रुक गई है। तो मेरा ख्याल है बहुत से लेसन्स इस वक्त लर्न कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है अमेरिका ने लेसन्स लर्न किए हैं। देखिए अभी थोड़ी देर में पहले पढ़ रहा था, रॉबर्ट पेप, जिन पे हम बहुत इसको कोट करते रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं बहुत बड़े अमेरिका के, देखिए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बहुत बड़ी ताकत, ओवरवेलमिंग फोर्स इस्तेमाल की, लेकिन जो नताइज थे वो उसके कंट्रोल वाले नहीं थे। जो चाहता था नताइज वो नहीं मिला। तो उसका नतीजा ये है कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आई है, एक बुनियादी शिफ्ट आई है यहाँ की हकीकत में। अब उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अमेरिका को भी मालूम हो गया है कि अब ये पुरानी दुनिया नहीं है, पुराने खेल नहीं चल सकते, दुनिया बदल गई है। सबको बड़ी ताकतों को मिलकर और रीजन को मिलकर नए रूल्स बनाने होंगे इस पे। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद साहब हैं, साबिक सिफारतकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान ने जो अचीव किया है वो दुनिया के लिए अचीव किया है, जैसा उनकी हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया गुज़िश्ता रात तक मायूस हो चुका था, हर कोई एक बड़ी जंग का इंतजार कर रहा था कि सुबह कैसी होगी, लेकिन पाकिस्तान सर हिम्मत नहीं हारा। कौन सी खुफिया सिफारती कोशिशें रहीं जो दुनिया की नज़र से तो ओझल रहीं, लेकिन कहीं बैकडोर में चलती रहीं और पाकिस्तान उनमें लगा रहा? क्या फैक्टर्स आप समझते हैं जो पाकिस्तान को यहां तक लेकर आए, इस कामयाबी तक? दो अल्फाज में मैं बयान कर दूं, लेकिन पहले मदू करने पर मशकूर। और 2 अल्फाज वो ये हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और सिंसियरिटी, 2 बातों को देख लें।
और उसके बाद मैं इसको आपके दलाइल से मैं आपको चंद लम्हों में बता देता हूँ कि कैसे हमने फॉरेन पॉलिसी इन दो नुक्तों पर मुहित थी हमारी। और इसको दोबारा मैं आपको लेके चलूंगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त तमाम मुबसरीन कह रहे हैं, और मैंने भी सुबह सवेरे जब पहली दफा मैंने आँख खुली है और मैंने जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो उसमें भी मैंने यही बात की कि हमने जो इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी की उड़ान नजर आ रही है, उसके पीछे जिसे आप खुफिया कह रही हैं, वो यकीनन एक क्वाइट डिप्लोमेसी ने बहुत ज़्यादा काम किया। और उस क्वाइट डिप्लोमेसी में भी वही दो अल्फाज शामिल थे, सिंसियरिटी हमारी और ट्रांसपेरेंसी। और जब हमने 24 अप्रैल को मार्का हक से पहले जब इंडिया ने ये सोचा कि वो पाकिस्तान के साथ कोई जंग की तरफ जाना चाहता है, खिलवाड़ करना चाहता है, तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और हमें पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो दो शख्सियात, बल्कि वो तमाम शख्सियात होती हैं जो इस मुल्क के बहुत सारे सिक्योरिटी के फैसले, मुकद्दर के फैसले करती हैं। उन्होंने 17 पॉइंट पर 17 पॉइंट्स पर मुहित एक एलामिया जारी किया। उसमें से कलीदी पॉइंट्स बहुत सारे, कोई 5-6 के करीब, उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद मार्का हक हुआ, पूरी दुनिया ने देखी पाकिस्तान ने क्या किया, कितनी बड़ी ताकत को कैसे शिकस्त दी। उसका तो एक हमारी इंस्टीट्यूशन को जाहिर है सहरा जाता है, उसका नाम है पाकिस्तान फौज। उस पाकिस्तान फौज को उसका सहरा गया, और हकीकतन वो डिजर्व करते थे, उससे ज्यादा डिजर्व करते थे। फिर उसके बाद 7 मई को जब दोबारा मीटिंग हुई, और यहीं से किस्सा शुरू होता है जो आपने सवाल किया है कि 7 मई को जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें दोबारा पाकिस्तान ने कहा कि हमने ये बात की थी, हमने किया, उसको इंडिया को हमने बताया था, और अब हम दोबारा उसको बता रहे हैं कि जिस तरह हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक आइंदा भी हम, अगर हमारे ऊपर कोई एग्रेशन हुई तो हम करेंगे। तो दुनिया ने उन चीजों को नोट किया कि पाकिस्तान ने जो कहा वो किया, जो कहा उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और यही तो वजह है कि व्हाइट हाउस में हमारे फील्ड मार्शल को बुला के उस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, और उसको ओवल ऑफिस का एक दौरा कराया। अगर आप गूगल करें, आप देखें तो अमेरिका की तारीख में, व्हाइट हाउस की तारीख में दौरा उसको ओवल ऑफिस का कराया जाता है जिस मुल्क को ज्यादा इज्जत व तकरीम दी जाती है, ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो जब वहां से एक उठान हुई आपके मुल्क की, उसके बाद अब ये वाकया, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि ये ईरान और अमेरिका और इजराइल का ये जंग छिड़ जाएगी। तो जब क्योंकि आपका कद काठ बढ़ा, आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई, पहली दफा मेरे करियर में खास तौर पर इस उड़ान पर पहुंची, तो फिर आपकी बात इस मामले में भी दुनिया ने सुनी। आपके दोस्त तो थे ही थे, चीन तो था ही था, आपके बाकी खलीजी ममालिक बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के साथ एक रेपो हो गया था, अमेरिका के साथ एक ट्रांसपेरेंसी और सिंसियरिटी के साथ हमारे ताल्लुकात बन गए थे। ईरान ने हमारी बात सुनी, और फिर जब उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान तो इसमें बड़ी सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी मावनत कर रहा है, तो सारे फरीकों ने हम पर ये भरोसा किया, हमें ये बीड़ा उठाने का मौका दिया, और हमने उसके पहले फेज में रिजल्ट दे दिया। दूसरा फेज काफी सेंसिटिव है, आप कहेंगी तो उस पर तबसरा कर दूंगा आने वाला एक हफ्ता, कि उसमें हमने कितनी कोशिशें और काबिशें करने की जरूरत है, और हासिल कौम हमें क्या करने की जरूरत है। आप चाहेंगे तो उसको मैं उस पे भी डॉक्टर साहब आते हैं। आमिर हमारे साथ हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान ने की फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, मगर ईरान जो कि हैवी सैंक्शन स्टेट है, बमबारी के साए में वो अमेरिका के साथ, सुपर पावर के साथ सीज फायर की तरफ गया। इस पूरी सूरत में वेस्ट जो हमें दिखाई दिया वो बिल्कुल ही एक ब्लैक सूरत हाल में था कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, साइड लाइन्स पर कहीं मौजूद है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि ट्रंप ने क्या कुछ गेन कर लिया इसके अंदर? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आखिर में आकर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया था कि जो इसको हासिल कर लेगा वही जीत गया, क्योंकि दोनों जानिब से जीत के दावे तो बहुत हैं कि दोनों ने ही जंग जीत ली है, मगर आप इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि मामला किसके हक में गया है?
हाँ, देखें जब भी आप किसी के हक़ या किसी की मुखालफत में जाने की बात करें ना इस मामले की, तो दो तीन एक चीज़ आयशा मेरे ख़्याल में जहन में रखना बहुत ज़रूरी होती है। वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें थ्योरेटिकली पता होती हैं, लेकिन वो हमने हकीकत में उनको टेस्ट नहीं किया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि बहुत अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि जी दुनिया बड़ी अब इंटरकनेक्टेड है। इस जंग से हमें नज़र आया कि वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप एक मुल्क के ख़िलाफ़ कोई दूसरा मुल्क जारियत करे तो उसका असर जो है वो उसी मुल्क तक महदूद रहे, या वो झगड़ा जो है वो उन्हीं दो मुल्कों के बीच में महदूद रहे। तो एक तो ये इंटरकनेक्टिविटी जो है वो नज़र आई। एक और अजम्पशन होती थी कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़, जिसको तारीख़ी तौर पर वो ओपन वाटर्स समझे जाते थे, उसको बंद किया जा सकता है। ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी। इस जंग के अंदर वो बंद होते हुए हमें नज़र आई और उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर होते हुए हमें नज़र आए। और तीसरा, ये बहुत सारे ममालिक की और ख़ास तौर पे ख़लीज के अंदर एक अजम्पशन अपनी सिक्योरिटी के मुतालिक ये होती थी कि हाँ, अमेरिका को अपने साथ मिला लो तो आपकी हिफाजत और आपकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी हो गई है। मेरा ख्याल है जंग ने ये भी साबित कर दिया है कि अब ये काफ़ी नहीं है और अब शायद हमें कुछ और एवेन्यूज़ को भी देखना होगा। तो जहाँ तक आपने वेस्ट की बात की, मेरा ख्याल है कि वेस्ट तो पीछे बैठ के, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही उनको दूर कर दिया था अपने आप से। हर वक्त तो वो लान तान करते रहते थे, हर वक्त तो ताने देते रहते थे नेटो को और यूरोपीय ममालिक को, यहाँ तक कि वो अपने जो उनके बड़े पुराने हलीफ हैं साउथ कोरिया, जापान, वो अपनी जो उन्होंने आखिरी मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनको भी उन्होंने रगड़ के रख दिया। तो कुछ तो उन्होंने भी किया। दूसरा, ये वेस्ट जो है, ये जो थ्योरेटिकल हमारी अजम्पशंस थी उनको प्रैक्टिकली प्ले आउट होता हुआ देख रहा था और उससे वो नताइज अखज़ कर रहा था। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसमें कोई वजह ढूंढूँ ना कि क्यों हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कि ये बिल्कुल ज़ैम खान ने सही बात की है कि ये कोई 2 हफ्ते में होने वाला काम नहीं है, ये शायद इसमें महीने लग जाएं, हो सकता है सालों भी लग जाएं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सूरत हाल इस जंग से पहले थी, सबको पता चल गया कि जिन अजम्पशंस के ऊपर वो सूरत हाल खड़ी थी वो अजम्पशंस अब नॉकआउट हो गई हैं और अब हर किसी को, क्या वो अमेरिका हो, क्या वो GCC हो, क्या वो एशिया हो, उन सब को सिचुएशन को रीअसेस करना पड़ेगा। लिहाजा आई फील कि अब जो इन मुज़ाकरात की नाकामी की पॉसिबिलिटी कम है और कामयाबी की बहुत ज़्यादा, हाँ उसमें जितना भी बात है। बड़ी अच्छी उम्मीद अफ़ज़ा बात चौधरी साहब। तो फिर अगर रीअसेस करना है सिचुएशन को तो मशरिक़ी वस्ता का ही रुख करते हैं। यहाँ की जंगें माजी में इलाकाई तवाज़ुन को तब्दील करती रही हैं, तब्दीलियाँ आती रही, वो अरब इसराइल जंगें हों, ईरान इराक़ जंग हो, अमेरिका इराक़ जंगें हों, ये जो हालिया जंग ख़त्म हुई है मशरिक़ी वस्ता के अंदर, ये तवाज़ुन में क्या तब्दीलियाँ लाएगी आपके ख्याल में? अच्छा, थोड़ा सा उससे पहले जरा इजाजत दीजिएगा। जी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी उस जगह पे पहुंची है जहां पर कि हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि आगे का मुस्तकबिल जो है उसका लायामल क्या हो सकता है। बड़ी चंद अल्फाज के अंदर देखिए, सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या, दुनिया की क्या रिक्वायरमेंट है, खित्ते की क्या रिक्वायरमेंट है कि जंग बंद हो। जंग बंद होने के बाद हुर्मुज़ खुल जाए। यही 2 चीजें हैं ना, बाकी न्यूक्लियर भी है, उसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है वगैरह और प्रॉक्सीज का जिक्र किया जाता है, उसमें फिर सैंक्शंस की बात आ जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो फौरी चीजें हैं, वो ये है कि जंग बंद हो, हुर्मुज़ खुल जाए। ये सबसे पहले। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि हो सकता है? हो गया है किसी ना किसी शक्ल के अंदर, तो हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, 2 हफ्ते के लिए एग्री हो गया ना। अच्छा, अब ये क्या कंटिन्यूसली रह सकता है बगैर, बावजूद इसके कि ट्रस्ट नहीं है अमेरिका का ईरान के ऊपर और ईरान का अमेरिका के ऊपर? ऐसा ही मिसट्रस्ट है जिस तरह हमारा हिंदुस्तान के साथ है या हमारा हिंदुस्तान का हमारे साथ है। तो अगर हम 2 एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रह सकते हैं बावजूद उस दुश्मनी के, तो अमेरिका और ईरान क्यों ऐसे नहीं रह सकते? रह सकते हैं। इसलिए उम्मीद क्या होनी चाहिए? उम्मीद ये होनी चाहिए कि जो बाकी मामलात हैं अब उनके ऊपर क्या काम हो रहा है। तो पहला काम क्या होगा कि हुर्मुज़ खुला रखे किसी तरीके से, चाहे वो ये कहें कि अब हमारे पासदारान के कंट्रोल में है, उनसे इजाजत लेके जाना, जो मर्जी का है, लेकिन वहां से जो रवानी है वो चलती रहनी चाहिए शिपिंग की। और दूसरी बात कि जंग ना हो, इसराइल का काबू में रखना है, वो अमेरिका का काम है। और अमेरिका को भी अपने आप को बंद रखना है कि वो बिल्कुल से किसी सूरत भी। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, आपका यही नुक्ता मुझे मजबूर कर रहा है सवाल पूछने को, क्या छोटे छोटे मिसफायर्स या स्पॉयलर्स का कोई भी एक्ट सीज फायर को हर्ट तो नहीं करेगा? अगर इतनी बड़ी जगह पे जाके जंग बंदी हुई है तो ये सस्टेन करेगी आराम से 2 वीक्स?
मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों साइड पे देखेंगी, अब अमेरिका को तो समझ आ गई ना कि ईरान लुढ़कने वाला नहीं, ये तो समझ आ गई। और रास्ता ऑफ रैम्प ढूंढ रहे थे, ऑफ रैम्प भी मिल गया किसी ना किसी शक्ल के अंदर। तो अमेरिका तो चाहेगा कि अब वो मामलात को किसी और तरीके से, ईरान के साथ नहीं, अब दुनिया के उसकी और भी तो जिम्मेदारी है, अपनी सियासत है, अपनी मईशत है, बाकी चीन के साथ मामलात हैं, उनकी तरफ जाए। वो ये नहीं कि यहीं पे धंसा रहे और यहीं फंसा रहे। तो उसको तो वो खलासी जो चाहिए थी वो मिल चुकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी ज्यादा जल्दी होगी कि कोई मिसफायर इसराइल से हो सकता है, वही कर सकता है, वही स्पॉइलर का काम कर सकता है ना। तो अब उसका स्पॉइलर का काम करना क्या हम तवक्को करेंगे? मिसाल के तौर पे ईरान ये तवक्को करेगा, इसराइल से तवक्को क्या की जा सकती है? यही की जा सकती है जो वो कर रहा है। तो क्या उस सूरत में अब ईरान अपना जवाब देने की अहलियत रखता है? जरूर रखता है, और उसको कर देना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद कि छोटी मोटी ठोस ठोस लगी रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हिजबुल्लाह के साथ लगी रहे, जरूरी नहीं कि ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के अंदर हो, कहीं ना कहीं पे हो। तो ऐसी मामला चलते रहेंगे और उनको किसी ना किसी हद तक एक बड़े पैराई के अंदर काबू में रखना पड़ेगा, और यही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहरहाल इसे आगे चलते हैं। देखिए, फिर आ जाता है मामला न्यूक्लियर का, सैंक्शंस का और प्रॉक्सीज का। इनको आपस में जोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप न्यूक्लियर छोड़िए, सैंक्शन हट जाएंगी, और अभी भी सैंक्शन आहिस्ता आहिस्ता हट सकती हैं इसके मामले के बाद भी। तो एक तरह से एक लीड इन कर रहे हैं आप परमानेंट वायबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। प्रॉक्सीज को करना है, टू नेशन स्टेट का, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाइए, फलस्तीन का मामला। तो ये सालों पे मुहित हो सकता है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग, लेकिन एक रास्ता जरूर, एक उम्मीद का पहलू लेके हम आगे चलते रहेंगे। क्विकली ऑन योर क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जरूरी है। देखिए, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, मशरक वस्ता खासतौर पर खलीजी मुमलिकतें, देखिए वहां पर आपस के जो कुछ इख्तलाफात भी कुछ कायम हो चुके हैं, वाज़े तौर पर 2 साइडें बन चुकी हैं। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, आज वो वक्त नहीं है उस तरह की बात करने का। लेकिन उसके बावजूद ये वो ममालिक हैं जो कि अपने फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिफेंस जी। पॉलिसी, अपने जो उनके मामलात हैं उसी हिसाब से फैसले करेंगे। ठीक। अमेरिका वहां से निकलने वाला नहीं है, जिसे हम बार बार कहते हैं। हाँ, होगा क्या, रीजनलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा मजबूत हो जाएगी, दुरुस्त उनका होगा। ताल्लुक रीजन के मुल्कों के साथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका बिल्कुल वहां से फारिग हो जाएगा? नहीं। ऐसा मेरी नजर में हरगिज नहीं होगा, ठीक क्योंकि है। रवायती तौर पर वो अमेरिका के में इत्तेहादी रहे हैं और उसके साथ ही मामलात करते रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ताल्लुक मुकम्मल तौर पर कभी ठीक टूट हो गया पाएगा। जी। शामिल करेंगे तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है, कैसे कर दिया है, यहां से आगे पाकिस्तान का सफर क्या है, दुनिया के नक्शे पर क्या कुछ बदलने को है? देखिए जी, ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये उतना ही बड़ा एक इवेंट है, बल्कि उससे कहीं बड़ा इवेंट है। जब हमने 1970 में ईरान उसकी चीन के साथ अमेरिका की ओपनिंग करवाई थी, और यहाँ से हेनरी किसिंजर गए थे, और लेकिन वो तो ओपनिंग थी। लेकिन कल का जो वाकया है सबसे ज्यादा बड़ा एक सफारती वाकया है हिस्ट्री का, कि एक बिल्कुल तकरीबन जंग के धाने पर पहुंचे हुए, कि जब एक अमेरिकी सदर ये कह रहा है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ा, नुसरत साहब की आवाज़ गालिबन चली गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिचुएशन रूम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो जंग बंदी के लिए काविशें की गई, फरीकैन को भी अपना हिस्सा इसमें डालने की जरूरत है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें खास तौर पर वो ये मेंशन कर रहे हैं कि जंग बंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इत्तलात हैं। वो कह रहे हैं कि इससे अमन अमल मुतासर होने का खदशा है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, तयशुदा 2 हफ्ते की जंग बंदी का एहतराम किया जाए। ये खिलाफ वर्जियाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना जरूरी है। ज़ैगम साहब, इसी तरह की गुफ्तगू हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, जिसको शहजाद साहब ने कमेंट भी किया। ये फरमाइएगा कि क्या ये जो जंग बंदी की कोशिशें हैं, मेहमान इस्लामाबाद आने हैं, ऑलरेडी इख्तिलाफ मौजूद है, ट्रस्ट की बात की जाती है, इस तरह की काविशें या कोशिशें कि इस अमल को नुकसान पहुंचाया जाए, कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है इस्लामाबाद के लिए? ये एक मुस्तकिल चैलेंज होगा, क्योंकि जो इसराइल का हदफ है, जब तक वो उसको हासिल नहीं करता, वो अपनी कोशिशों में लगा रहेगा। और उसका जो हदफ है वो अजीब व गरीब हदफ है।
एक तो हदफ ऐसा है जिसको वो बाइबल मुक़द्दस की जो अपनी उसकी डेफिनेशन है, रीडिंग है, उस पर मबनी करार देता है कि मिडल ईस्ट तकरीबन सारे का सारा जो है वो ग्रेटर इज़राइल है और वहाँ पे वो अपनी एक हेजेमनी, अगर कब्ज़ा नहीं तो एक पूरी अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि वो जिस मुल्क को भी अपने लिए ख़तरा समझता है उसको वो ख़त्म करना चाहता है और इस काम में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। और इस वक्त उसके लिए जो सबसे बड़ी हर्डल जिसको वो समझता है वो ईरान है और 40 साल से उसकी कोशिश ये है कि ईरान को ज़िक पहुंचाई जाए, उसको तबाह किया जाए, तो वो कोई कसर इसमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके अलावा ये देखिए कि अहम बात ये होती है कि जो तनाज़ात होते हैं उनको मुस्तकिल तौर पर हल करना एक बड़ी मंजिल होती है जो बड़ा टाइम लेता है, लेकिन फौरी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जिससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है वो ये होती है कि तनाज़ात को मैनेज किया जाए। तनाज़ात को इस तरीके से कम अज़ कम ज़रूर मैनेज किया जाए कि उसके नतीजे में खून खराबा ना हो, ख़ित्ता मुतासिर ना हो, पूरी दुनिया मुतासिर ना हो। अभी जो आज बहुत बड़ी कामयाबी हुई है वो ये कामयाबी हुई है कि इस तनाज़े को जो मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा था, उसको वक्ती तौर पर मैनेज कर लिया गया है। और जब पॉज आती है तो उसके अपने बहुत फ़ायदे होते हैं कि पूरा जो एक तनाज़े का मोमेंटम बना होता है, जो एक ट्रेन चल रही होती है और इस तरीके से चल रही होती है कि मुसलसल उसकी स्पीड बढ़ रही होती है और ख़ुद जो तनाज़े में शरीक लोग होते हैं, जो जंगों में शामिल कौमें होती हैं, उनके अपने कंट्रोल से बात निकल रही होती है। मिसाल के तौर पर अब सदर ट्रंप का ट्वीट देखिए कि कहाँ पे उन्होंने अपने आप को ये ट्वीट करके फंसा लिया था। या तो वो सिविलाइजेशन को तबाह करने वाली धमकी पे अमल करें और दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएं, या फिर वो उनका जो पूरा फेस है वो बचाना मुश्किल हो जाए, वो ऐसा काम करें, इस तरह पीछे हटें कि पूरे अमेरिका में जो उन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ है वो ख़राब हो। उस सूरत हाल से बात निकल आए तो ये मैनेजमेंट शुरू हुई। और जब भी एक जंग बंद होती है तो जंग बंद होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बटन ऑफ हो गया और जंग खत्म हो गई। ज़ैगम साहब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, आप जो जिस पॉज की बात कर रहे हैं, बटन ने एक पॉज दे दिया इस जंग की, इसमें ये मैं पहले भी सवाल रखी थी, मशरिक़ वुस्ता में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जाहिर बात है कल तक सब पैनिक थे कि कहीं बहुत बड़ा काम ना कुछ अमेरिका कर दे। अब आज सुबह से उनको एक रिलीफ मिला है तो और तरह की सूरत हाल जीसीसी कंट्रीज की भी दिखाई दे रही है। क्या वहां पर आप समझ रहे हैं कि एक तरह की सूरत हाल है कि सभी अब जंग बंदी को एक्सटेंड करने की कोशिश में होंगे या और कई तरह के फ्रंट्स खुल सकते हैं? मैं नहीं समझता कि इस वक्त भी कोई जीसीसी का मुल्क ये चाहेगा कि ये जंग एक दिन भी आगे बढ़े। उनके लिए ख़तरात इतने ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर वो मुल्क जो हमसे अमन कराने पे नाराज़ है, सबसे बड़ा ख़तरा उनको था। आप ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, जिनके खाली डिसैलिनेशन प्लांट अगर उड़ जाएं तो वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहती। 90% जिनका पानी समंदर से निकलकर, डिसैलिनेशन से, प्लांट से निकलकर उनके घरों में, उनके बाथरूमों में, उनके टेबल पे पहुँचता हो, और अगर एक बम से वो पानी ख़त्म हो जाए तो वहाँ तहजीब का क्या बचेगा। इस जंग ने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को बचाया है, सबसे बड़ा एहसान इस जंग बंदी करा के अगर पाकिस्तान ने किया है तो उन बिरादरों पे किया है जो मुंह फुलाए हुए हैं पाकिस्तान से कि तुम जंग बंदी क्यों करा रहे हो। क्योंकि अगर किसी मुल्क ने वाकई तबाही की तरफ जाना था तो वो वही बिरादर थे जिन्होंने मुंह फुलाया हुआ है। उनका मुल्क ही नहीं बचना था, उनकी मैशत ही नहीं बचनी थी, सबसे पोजीशन में वो थे। तो कोई भी जीसीसी मुल्क आप देखिए, सबसे ज्यादा तगड़ी पोजीशन में जो मुल्क है, जिसके पास बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़े वसाइल हैं और बहुत कुछ है, सऊदी अरब। आप देखिए जो उस पूरे जीसीसी के रकबे का को 80% से जायद है, उसका तहम्मुल आप देखें। बिल्कुल रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया गया है। पाकिस्तान को झगड़े की तरफ उलझाता जी, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को कहता नहीं देखो माहिदा है, मुझ पे हमला हो गया, अब तुम जरा आओ ना, निकलो जरा। दुरुस्त हो गया, उसने कितनी रिस्ट्रेंट की और पाकिस्तान को पूरी तरह से बैक किया। ठीक है ज़ैगम साहब, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी मुस्तकिल अपडेट है, मुझे आपको रोकना होगा। एक अपडेट यहाँ शामिल कर लेते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। ईरानी वजीर खारजा ने जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की है। अब्बास इराक्ची ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के मौसर तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा।
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से यह राब्ता हुआ है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान के किरदार को, तामीरी किरदार को उनकी जानिब से सराहा गया है। इससे पहले ईरानी सदर और वजीर आजम की भी गुफ्तगू हुई है। जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए ईरानी लीडरशिप की जानिब से पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ हो रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के किरदार को बारहा हर प्लेटफॉर्म पर सराहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिचुएशन रूम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर अहमद खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़रीक़ैन ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि ये 2 हफ्ते हमें कुछ रिजल्ट दे सकें। मशरिक़ वस्ता की जंग एक ये कहा जाए कि मुस्तकिल पाबंदी वाले मुल्क में अमेरिका और इजराइल का जिस तरीके से मुकाबला किया है, जहाँ सिचुएशन आ गई है, यहाँ से आगे आपके ख्याल में ग्लोबल ऑर्डर 28 फरवरी से पहले वाला होगा या काफ़ी कुछ बदल चुका होगा, और उस सूरत में मशरिक़ वस्ता का नक्शा क्या होगा? इसका सारे का सारा इन्हिसार आयशा एक दो चीज़ों के ऊपर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखें, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा जो इस सारे मुज़ाकराती अमल को है, वो तो इस तरह की चीज़ों से है कि ये अगर आप वो एक मैरीटाइम वॉच एजेंसी होती है, अगर आप उनको देखें, उनसे मैं देख रहा था तो 1 मार्च से लेके अब तक जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर शिप्स के ऊपर अटैक हुए हैं उस ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए, उनका बड़ा हदफ या तो यूएई रहा है या ओमान रहा है। बाकी मुल्क जो जिसमें कतर शामिल है, कुवैत, सऊदी अरेबिया और बहरीन, उनके एक एक जहाज़ पर हमले हुए हैं, जबकि ओमान के 6 जहाज़ों पर और यूएई के 8 जहाज़ों पर हमले हुए हैं। लेकिन कल शाम को एक जहाज़ पर हमला हुआ है जिसका ताल्लुक ईरान से था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जहाज़ पे ऊपर कौन हमला कर रहा था। इसी तरह आज हमारे जो जिन साफी साथी ने हमें ज्वाइन किया है तेहरान से, उनने लावान ऑयल फील्ड का जिक्र किया। जब उसकी खबर देते हुए ईरान की हुकूमत का कहना था कि हमें उस धमाके जो धमाका लावान ऑयल फील्ड्स के अंदर हुआ है, हमें उस धमाके की नौयत का भी अंदाज़ा नहीं है। यानी कि वो ये नहीं कह रहे थे कि वो कैसे हुआ है वो धमाका, कोई मिसाइल आया है वहाँ पर लगाए हुए सारा। तो एक तो इस तरह की कार्रवाइयों से सबसे बड़ा ख़तरा है जिससे इनको अपने आप को बचा के रखना होगा, इस मुज़ाकराती अमल को बचा के रखना होगा। दूसरा, अभी मैं थोड़ी देर पहले यूरोपियन यूनियन से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, उन सब के सरबराहों ने यूरोपियन यूनियन के सरबराह के साथ मिल के उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती अमल को बहुत ज़्यादा सराहा भी है, उसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने उसके अंदर ख़ास तौर पर ये जिक्र किया है कि ये जंग बंदी का जो अमल है इसमें लेबनान को भी ज़रूर शामिल किया जाए। हम सबको पता है कि जैसे ही ये जंग बंदी का ऐलान हुआ तो इसराइल ने उसके चंद ही घंटे बाद कहा कि नहीं, इसके अंदर लेबनान शामिल नहीं है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने मुतालबा किया है कि उसके अंदर लेबनान को भी शामिल किया जाए। यानी कि अब पाकिस्तान के पास ये भी सहूलत है कि वो बाकी की दुनिया को भी तो कुछ काम करने देते हैं। हमने जितना करना था हमने कर लिया, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। बट इट इज़ टाइम, वो जो आप पहले बात कर रही थी ना कि वेस्ट क्यों इतनी खामोशी से बैठा है, तो अब ये वक्त है कि जब वेस्ट जो है वो भी थोड़ा सा अपना मसल दिखाए, वो भी थोड़ा सा अपना डिप्लोमेटिक मसल दिखाए और कम अज़ कम इसको मज़ीद जो लेबनान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसका मतलब है कि इसराइल अपनी जहारियत इस खित्ते में जारी रखेगा, ठीक है, उसका इमीडिएट हदफ अगले 2 हफ्ते के लिए ईरान नहीं होगा लेकिन वो लेबनान हो सकता है, तो उसके ऊपर वो भी दबाव डालो। तो अब पाकिस्तान के लिए भी पहले से बढ़ गई है लेवरेज थोड़ी सी, टू मेक श्योर कि ये जो छोटी मोटी हरकतें इसको सबटाज कर सकती हैं इस प्रोसेस को, उनको रोका जा सके। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, कंक्लूड करते हैं पूरी गुफ्तगू को। जिस तरह आमिर साहब ने बात की है कि वेस्ट की जानिब से भी उसके रोल कौन से, रशिया और चाइना भी यहाँ मौजूद हैं, अमेरिका भी मौजूद है, आपके ख्याल में तमाम ही का कितना बड़ा रोल बनता है इस सिफारती मेज़ के सजने से लेके कंक्लूड होने तक? क्या पाकिस्तान से बढ़कर अब दूसरे मुल्कों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है? मेरा हाल है वो जो इनिशियल ट्रस्ट है ना, जो कि सीज फायर और हॉर्मोज से मुतालिक है, उसको तो पाकिस्तान को इन दोनों फरीकों के साथ मिलके उसको तय करना है और उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ सीज फायर की कुछ जो 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 लिमिट्स हैं उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक हतमी शक्ल बन जाएगी उसकी। उसके बाद वो स्पेस क्रिएट होती है जहां पर बाकी मामलात आगे आएंगे जो कि ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा जिन्हें कहना चाहिए कि मुश्किल इंट्रिकेट मामलात हैं। उसके लिए हो सकता है कि पाकिस्तान को बड़े एक
सर्कल की जरूरत हो, जो ज्यादा सपोर्ट हो, यूरोप भी हो, चीन डेफिनेटली होना चाहिए उसके अंदर, और ये ममालिक मिलकर, और फिर खत्ते के बाकी ममालिक, मिसाल के तौर पे तुर्की, सऊदी अरेबिया वगैरह, तो ये ममालिक आएंगे तो उसके बाद फिर वो बड़े मामला तय हो सकेंगे, जो कि चाहे अमेरिका और ईरान के बीच में ही हो। लेकिन उसको एक और चीज जो मैं चाहूंगा वो ये है कि ईरान को भी अपने अंदर एक यकसुई लाने की जरूरत है। ईरान में पावर सेंटर्स भी बहुत ज्यादा है। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी हैसियत को ईरान के अंदर भी ऐसे जताएं जैसे कि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ब्रवाडो है, एक खाम खा की एक आपने अपनी बताना है कि जी हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत लड़ने के काबिल। तो इसलिए ईरान को भी चाहिए कि अपने अंदर एक यकसुई लाए, एक तरीके से एक यकजहती लाए, जिससे कि एक सिंगल पॉलिसी मर्ज होकर निकले। हमें ये नहीं पता कि जो हमले हुए कहाँ हुए, किसने किए, कौन है जो इन वायलेशंस को ला रहा है, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है अगर इसराइल भी मौजूद है अमेरिका के साथ, और ईरान में भी अगर मुख्तलिफ पावर सर्कल्स हैं और पावर सेंटर्स हैं, तो कौन किस वक्त किस चीज को वायलेट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ के अंदर अगर ये नेक नीति होगी तो तभी मामला को आगे ले जाया जाएगा, वरना तो पाकिस्तान एक सिर्फ मदद ही कर सकता है और ये उम्मीद कर सकता है कि जो सीज फायर है ये सस्टेन रहे और आगे चलता रहे। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मुख्तसरन कहिएगा, चाइना का किरदार इस जंगबंदी के कंक्लूड होने और मुकम्मल तौर पर एक इस्तेहकाम की तरफ जाने में कितना रहेगा? अमेरिका ने तस्लीम कर लिया इस आर्जी जंगबंदी में। मैं समझता हूँ इस वक्त भी चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है। चीन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान पर है। ईरान के साथ उसके माहदे हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है ईरान के साथ। ईरान में वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ईरान के तेल का वो सबसे बड़ा ख़रीदार है। ईरान चीन को ट्रस्ट करता है, इसलिए जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद चीन में गए थे और चीन से मिलकर उन्होंने, आपको मालूम है, एक एलामिया जो बनाया था, बल्कि एक फ्रेमवर्क बनाया था इस मसले को हल करने का। आप देखें तो इस वक्त जो मामला आगे बढ़ रहे हैं उसी फ्रेमवर्क के तहत बढ़ रहे हैं जिस फ्रेमवर्क को पाकिस्तान और चीन ने एग्री किया था। और आगे चलते हुए भी, क्योंकि इमर्जिंग पावर है मेरे ख्याल में, और जो हालत बदली है रीजन में, उसमें चीन का बहुत बड़ा किरदार होने जा रहा है। दुरुस्त हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। सिचुएशन रूम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।